हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले मैं पार्ट 1 बुक के 3 चैप्टर्स आपको करवा चुका हूं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड द फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करता है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपको लेक्चर में यहाँ सिखाया जा रहा है, बस आप उसके नोट्स बना लो, और जो एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस की जाएंगी, सिमिलर एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, उनको प्रैक्टिस करो। प्लस मैं अपनी असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशन, इनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखना बस आपने। तो मेरे बच्चे, इसमें सबसे पहले आप इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को अंडरस्टैंड करें। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को अंडरस्टैंड करें कि इसका मतलब क्या है। बाकी उसने बीच में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, तो मानो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उन्हीं का हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक है और 6 ही उनके इनवर्स है, यानी 6 फंक्शंस के साथ आपको डील करना है। लेकिन पहले किसी भी फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या है वो समझ लो। किसी भी फंक्शन के इनवर्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है वो समझ लो। देखो इधर डेफिनेशन क्या है मेरे बच्चे, अगर कोई फंक्शन दिया आपको f एंड इट इज फ्रॉम a टू b, तो अगर इसके इनवर्स की वो बात कर रहा है कि उसको लिखना कैसे, कैसे डिफाइंड किया जाता है, तो उसको डिफाइंड किया गया है, इट इज अगेन अ फंक्शन, दैट इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन बट इट इज फ्रॉम b टू a। बस इतना सा याद रखो कि जो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो कैसे लिखा जाता है, कैसे डिफाइंड किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, उसके आपने डोमेन एंड कोडमेन को इंटरचेंज करना होता है। पहला तो ये स्टेप है। उसके बाद फंक्शन क्या बन जाता है वो अलग बात है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं, अगर मैं फंक्शन लेता हूं साइन एक्स, तो इसका जो इनवर्स होगा वो b टू a होगा, और उसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा वो एक अलग बात है। उसको लिखा जाता है लाइक दिस, साइन इनवर्स लिखा जाता है। तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग स्टोरी है, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल बेसिक डेफिनेशन समझने वाली ये बात है, यू हैव टू इंटरचेंज द डोमेन एंड कोडमेन, इनवर्स जब आप किसी का लिख रहे हो, ठीक है। और f इनवर्स, ठीक है, इसके ऊपर ये -1 डाल देना है। ये पावर नहीं फील करना कि इसको 1/f लिख दो, ऐसा नहीं होता है, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। अब यहां पर आपको ये सोचना है, क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये सोच रहे। मैंने वैसे कोई फंक्शन दे दिया आपको, मानो साइन एक्स की ही बात करता हूं, क्या वाकई साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मेरे बच्चे, साइन जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, पूरा चैप्टर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, तो आप बोल रहे हो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, जो इसका नेचुरल डोमेन कोडमेन है उस पर इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जो इसका बाय नेचर साइन का डोमेन है, जो इसका रेंज है, अगर मैं उसको लेके चलता हूं तो साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर सम इंटरवल, उनके किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सेकंड चैप्टर पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कैसे बना दिया मेरे बच्चे। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि भाई ये डोमेन नहीं लेना जो उसका बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर जो उसका डोमेन है वो नहीं लेना, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, बहुत सारी वैल्यूज को निकाल दो, कुछ वैल्यूज लो, उस वैल्यूज के लिए वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको यह समझना है कि वो फंक्शंस जो बाइजेक्टिव होते हैं, वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं, सिर्फ उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है, जो फंक्शन 1 एज वेल एज अनटू, वो जो दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं। यानी फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, किसके लिए, उसके इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए, दैट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। तो आप नोटिस करेंगे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बाइजेक्टिव है ही नहीं, एक भी बाइजेक्टिव नहीं है। तो इनवर्स कैसे आपका आ गया, कुछ नहीं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया। देखें इधर कैसे, पहले मैं आपको बताऊं कि बाय डिफॉल्ट जो इनका डोमेन होता है उस पर क्यों नहीं इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, पहले वो देखो मेरे बच्चे। जो आपका साइन एक्स फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, तो आप सोचे सर डोमेन तो हमें आता नहीं,
कोई बात नहीं, मैं सारा टेबल यहाँ कंप्लीट बना के दिखाऊंगा। हर एक रेशो का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या रखना है, आगे रेंज क्या है, सारी चीजें। मेरे बच्चे, जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर मतलब साइन एक्स, एक्स की जगह कुछ भी डालो, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता, कभी इमेजिनरी वैल्यूज नहीं लेता है, हमेशा रियल आउटपुट हमें देता रहता है। तो यहां पर हमारे पास इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है, यानी अगर मैं इसमें π/6 पुट करता हूं, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड नहीं हो जाता भाई, कुछ वैल्यू देता है। तो π/6 पे इसकी वैल्यू आती है 1/2, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसपे नॉट डिफाइंड, तो ऑल रियल नंबर इट्स डोमेन। अब क्या ये 30 डिग्री जहां π/6 पे ही 1/2 होता है, जहां कोई और वैल्यू पे जिसपे 1/2 होता है? थोड़ा सा क्वाड्रेंट भी पता होना चाहिए आपको। π/6 लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे ये 1/2 होगा। सर वो कौन सा है? अरे भाई यहां पर आपका होता है पाई, अब पाई में से आप माइनस करो π/6 को ही, यानी पाई में से π/6 को आप माइनस करो, तो जो एंगल मिलेगा आपको उस पे ये साइन 1/2 ही वैल्यू दे रहा है। तो अब अगर इसमें कंफ्यूजन है तो उसके लिए क्वाड्रेंट पूरा आपको सीखना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेंट भी मैं सिखा दूंगा। फिलहाल आप बेसिक जो चीजें समझा रहा हूं आज उसी पे आपने फोकस करना है, डोमेन रेंज को याद करना है, प्रैक्टिस करनी है जैसे आपको सिखाया जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां पर आपके पास आ जाएगा 5π/6, यानी इसके डोमेन में एक नंबर हो रहा है 5π/6 जिसपे ये वैल्यू 1/2 ले रहा है। यहां पर इसको रेंज मान लो आप, या फिर कोड में लिख लो, साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 to 1 के बीच में होता है। तो ये सिर्फ आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अभी सिर्फ मैंने इसमें दो इनपुट लिए, एक π/6 और 5π/6, और इसका रिजल्ट आ रहा है 1/2। अब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, क्योंकि इसका इन्वर्स कैसे लिखते हैं, इंटरचेंज डोमेन एंड कोड मेन। तो अगर मैं कोड मेन को यहां लिखता हूं जिसके अंदर 1/2 बैठा हुआ है, और डोमेन में यहां कर देता हूं जिसके अंदर π/6 और 5π/6 बैठा हुआ है, इंटरचेंज कर दिया। एरो डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, जिसके साथ वो कनेक्शन बना रहा था कोई नंबर, वो उसी के साथ बना रहना चाहिए, यानी 1/2 इसी के साथ बना रहना चाहिए, 5π/6 इसके साथ ही आना चाहिए। इट इज लाइक दिस। तो जैसे ही आपने इसका डोमेन कोड में इंटरचेंज किया, तो ये जो आपको एरो डायग्राम दिख रहा है, क्या ये किसी फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? क्या ये फंक्शन है? अरे भाई ये फंक्शन नहीं है। क्यों? अरे भाई ये डोमेन बन चुका है, इंटरचेंज करने से ये डोमेन बन चुका है इनवर्स का, एफ इनवर्स का ये डोमेन बन चुका है। अगर ये डोमेन बन चुका है तो डोमेन का एलिमेंट क्या कर रहा है? डोमेन का एलिमेंट कर रहा है दो इमेजेस ले रहा है, तो वो तो फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट शुड बी यूनिक इमेज, शुड हैव यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहां तो 1/2 की दो इमेजेस आ गई, एक π/6 आ गई और एक 5π/6 आ गई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो साइन फंक्शन के डोमेन कोड मेन को जब आप इंटरचेंज करते हो तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनका जो डोमेन है, बाय डिफॉल्ट इनका बाय नेचर जो इनका डोमेन है उस पे ये बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। बाइजेक्टिव क्या है? वो फंक्शन ही नहीं होता इन्वर्स करने पर। आते समझ? इसलिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करता। क्योंकि जिसको आप इन्वर्स बोलते हैं वो फंक्शन होना चाहिए, पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसके इन्वर्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्यों पीरियोडिक फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते वो इन्वर्टिबल? क्योंकि भाई साहब वो 1 1 और ऑनटू नहीं होते। साइन फंक्शन देखो मैनी वन था, 2 1 पे जा रहा है, इट इज मैनी वन। इंटरचेंज किया तो 1 मैनी हो गया, वो तो कोई बात ही नहीं है। 1 मैनी कुछ नहीं होता भाई, वो फंक्शन नहीं होता, वो जस्ट रिलेशन होता है। ओके डियर, तो फिर आपको क्या करना है कि साइन फंक्शन का जो डोमेन है इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी एक ऐसे डोमेन के अंदर इसको लेके जाना है जिससे मैं इसको 1 1 ऑन 2 बना पाऊं। तो 1 1 ऑन 2 जब मैं इसको बना दूंगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके डियर, तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शंस और किन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन शॉर्ट द डेफिनेशन इज इंटरचेंज द डोमेन एंड कोड मेन एंड दैट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। जिसके आप इन्वर्स की बात कर रहे हो उन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। अब हम चले जाएंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, क्लास 11th की, और उनका मैं डोमेन और कोडोमेन या फिर रेंज लिखते हैं, सिर्फ कोडोमेन की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, डोमेन और रेंज लिखते हैं। वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में, जो कि बहुत सिंपल है। ध्यान से देखना, सबके डोमेन और रेंज में लिखने वाला हूं क्लास 11th के।
ट्रिग्नोमेट्री के जो आपने पढ़ रखे हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे आपको ऐसे टेबल बना लेना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है। फिर इसके साथ और लिख लो, इसका कॉट लिख लो, सेक लिख लो और यहाँ पे कोसेक लिख लो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है, ये सारी बातें हमें पता है। अब यहाँ पर आपको इस टेबल में क्या लिखना है मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनका डोमेन। ये है बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर जो इनका डोमेन होता है। रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पे डोमेन लिखूंगा और नेक्स्ट कॉलम में मैं इनके रेंज लिखूंगा। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है जहां पर ये एग्जिस्ट करते रहते हैं, जिन वैल्यूज के लिए ये कुछ आउटपुट दे रहे होते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं हो रहे होते। तो जैसे अगर मैं साइन की बात करता हूं, साइन की बात करता हूं, तो साइन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, जिसे बोला जाता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। साइन का रेंज क्या है, रेंज थोड़ा थोड़ा आपको याद आता रहेगा, आपने पढ़ा हुआ 11th में। साइन का रेंज है -1 to 1, ठीक है। डोमेन और रेंज ही लिखने आपको, ये साइन का रेंज होता है। साइन की वैल्यू कभी 2 नहीं बनती भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मिनिमम इसकी माइनस, इसके बीच में इसकी वैल्यू आती रहती है। कॉस का जो डोमेन है दैट इज आल्सो ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जिसे आप बोलते हो, और इसका रेंज भी सेम। तो हो गए ना दो के याद, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, डोमेन सेम है, इनका रेंज सेम है आपस में। अब बात करते हैं टैन की, बताइए। अब आपको इतना तो याद होगा या इतना तो आपने सीखा होगा कि जो टैन है वो किस पे नॉट डिफाइंड होता है। टैन किस पे नॉट डिफाइंड होता है, टैन 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, ये तो सीखा हुआ ना 10th क्लास में। तो 90 डिग्री पे अगर ये नॉट डिफाइंड है, यानी π/2 पे अगर नॉट डिफाइंड है, तो वर्टिकल लाइन पे ही π/2 के मल्टीपल चलते हैं, ऑड मल्टीपल। यहाँ π/2, नीचे 3π/2, यहाँ फिर 5π/2, यहाँ 7π/2, ऐसे चलते हैं। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, टैन उन सब पे नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए जो टैन का डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। सर सारे नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन सर ऑड नंबर मत लेना, π/2 के मल्टीपल, यानी 2n+1 इंटू π/2, सर ये वाले नंबर मत लेना। और n इज इंटीजर, अगर n यहाँ 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 0 डालो, -1 डालो, तो जो भी नंबर आएंगे उनको छोड़ दे जाना, क्योंकि वो 90 वाले होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, उस पर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो दिस इज अ डोमेन ऑफ टैन। और टैन का रेंज क्या होता है, यानी वो क्या क्या वैल्यूज देता है आपको, क्या क्या आउटपुट देता है, क्या कोई ऐसी वैल्यूज है जो नहीं देता, नो, इस हर कुछ वैल्यू देता है। यानी इसका जो रेंज है दैट इज ऑल रियल नंबर, ठीक है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये कुछ भी आता रहता है। अब जैसा ये टैन है ना, टैन का डोमेन है, ऐसे किसी एक रेशियो का और डोमेन होता है। अब सोच के बताओ किसका डोमेन होता है ऐसा। और मेरे बच्चे जो सेक है, सेक रेशो, ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक, कॉस का, समझना ध्यान से। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस यहां पे 0 होगा, कॉस जिस वैल्यू के लिए 0 होगा, सेक वहां नॉट डिफाइंड होएगा, क्योंकि कॉस अगर 0 हो गया तो आपके पास आएगा 1/0, तो भैया 1/0 तो होता है नॉट डिफाइंड। तो आप सोचो कॉस कहां पे 0 होता है, 10th क्लास में चले जाओ, कॉस कहां पे 0 होता है, कॉस होता है 90 पे 0। अगर वो 90 पे 0 है तो 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 सब पे कॉस 0 होता है, यानी टैन जहां पे नॉट डिफाइंड होता है, कॉस वहां पे 0 होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एक ही वैल्यू के लिए याद रखो कि कॉस 90 पे 0 होता है। तो यहां मैंने डाला π/2, कॉस 90 आया 0, 1/0, सेक हो गया नॉट डिफाइंड। यानी सेक के अंदर आप π/2 नहीं पुट कर सकते, अगर सेक में π/2 डालोगे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो सेक का डोमेन है वो वही डोमेन है जो टैन का होता है, ऐसे याद रखो। तो सेक का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। भाई ये नंबर मत पुट करना, माइनस कर दो 2n+1 π/2, ये नंबर मत पुट करना, दैट्स ऑल। तो देखो टैन और सेक का क्या डोमेन सेम है दोनों का। रेंज में अभी इसका लिखता हूं, पहले मैं डोमेन कॉट और को सेक का भी लिख लूं। मेरे बच्चे कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। तो इसका मतलब टैन जहां पे 0 होगा, कॉट वहां नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो टैन कहां 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पॉइंट पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है,
इसका एंड पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पाई होता है, फिर 2 पाई 3 पाई, तो जितने भी पाई वाले हैं उस सब पे कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि टैन वहां 0 होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि कॉट का जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर, किसको छोड़कर, एन पाई, एन इज एनी इंटीजर। तो एन पाई पे कॉट नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो उनको छोड़ देना भाई, बाकी सब पे ये डिफाइंड है, कुछ भी पुट कर सकते हो इसके अंदर। इसी तरह से जो कोसेक है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक, बताओ कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, सर जी साइन का। तो कोसेक को आप लिख सकते हो 1/sin, तो साइन जहां पे 0 होगा कोसेक वहां नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब साइन कहां 0 होता है, साइन कहां 0 होता है भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना आपको, 0 यहां पाई 2 पाई 3 पाई, साइन यहां 0 होता है, तो साइन यहां 0 होता है तो कोसेक वहां नॉट डिफाइंड हो गया। यानी इसका जो मैं डोमेन लिखने वाला हूं किसका, कोसेक का, वो वही लिखने वाला हूं जो मैंने कॉट का लिखा। तो आप ऐसे पेयर वाइज याद कर सकते हो, दैट्स ऑल। तो डोमेन मैंने लिख दी है, अभी रेंज में अभी बताता हूं, तो ध्यान से समझें, एक टैन और एक सेक, इसका पेयर बना लो, इनका डोमेन सेम होता है। साइन कॉस का पहले बना हुआ है और कॉट और कोसेक का डोमेन सेम होता है। अब रेंज में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, पेयर पेयर बना लो, देखो दोनों का रेंज सेम है, किसका, साइन कॉस का। अब जैसे मैंने यहां टैन का रेंज लिखा हुआ है, ये कुछ भी वैल्यू लेता है, ऐसे ही कॉट है, टैन और कॉट दोनों का आउटपुट कुछ भी आ सकता है, एनी रियल नंबर। तो इसलिए जो कॉट है इसका जो रेंज है वो भी है ऑल रियल नंबर, यानी -∞ टू +∞, कुछ भी वैल्यू लेता रहता है ये, ठीक है। अब पीछे बच गए 2, एक बच गया आपका सेक, एक बच गया आपका कोसेक। इनका जो रेंज है वो सेम होता है, इनके जो आउटपुट है वो सेम आते हैं। इनके आउटपुट क्या होते हैं, ये जो साइन और कॉस का इंटरवल है ना, बस इनको माइनस करना होता है, बस 1 और -1 को नहीं माइनस करना होता, बस ये जो साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती है ना, वो वैल्यूज नहीं लेते ये कोसेक और सेक, क्योंकि उन्हीं के रेसिप्रोकल है ना। तो जैसे अगर साइन रेशो 1/2 वैल्यू लेती है ना 30 डिग्री पे, जो साइन 30 डिग्री है वो 1/2 होता है, कोसेक का भी 1/2 नहीं होगा, ये याद रखो, कोसेक 2 बन जाता है ना उसी एंगल के लिए। कहने का मतलब साइन और कॉस जो वैल्यूज ले रही हैं, किसके बीच में उनके आउटपुट आ रहे हैं, -1 और 1 के बीच में उनके आउटपुट आ रहे हैं। तो साइन और कॉस के जो आउटपुट है वो -1 और 1 के बीच में आ रहे हैं। सेक और कोसेक के जो आउटपुट है -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आते, बस ऐसे उल्टा सोचना है। तो यहां पर मैं इनके रेंज लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर मैं इनके रेंज लिख रहा हूं, तो मेरे बच्चे सेक का रेंज क्या हो गया, सर जी ऑल रियल नंबर। सेक का रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या छोड़ना है, अभी बताया, -1 to 1, 1 आ सकता है, -1 भी वैल्यू आ सकती है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, बट इनके बीच के जो रियल नंबर है वो वैल्यूज नहीं आती, तो ये इंटरवल यू हैव टू लीव। तो यहां पर आ गया ऑल रियल नंबर -1 to 1, तो सेक को सेक का रेंज सेम होता है। तो अभी तक ये टेबल में आपने क्लास 11th की ही चर्चा की है, जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनके डोमेन है, उनके रेंज हैं। इस डोमेन पे ये सभी रेशोज मैनी वन है, इस डोमेन पे सभी रेशोज मैनी वन है। क्योंकि ये मैनी वन है इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं है, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिर ये जो मैंने डोमेन यहां पे लिखे हैं, इन डोमेन को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा भाई साहब। ये जो मैंने डोमेन लिखे हैं, ये सारे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को मैं क्या बना पाऊं, 1 1 onto, वहां मैंने रेंज लिया onto, तो अभी है वो, मैनी वन से 1 1 बनाओ, क्योंकि कोड मेन से मैंने रेंज ही उठा ली है, रेंज कोड मेन मैंने बराबर रखे हुए हैं। तो यहां पर सिर्फ आप इनको 1 1 बनाओ। अब वो 1 1 कैसे बनाना है, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, उसी पे पूरा चैप्टर है भाई साहब। वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आपने याद करने हैं। तो अभी मैं यहां पर अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं साइन को वापस लिख रहा हूं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ। तो मेरे बच्चे अब हम यहां पे फिर से टेबल बनाएंगे, साइन एक्स का, कॉस एक्स के लिए, टैन एक्स के लिए, कॉट एक्स के लिए, सेक एक्स के लिए और कोसेक एक्स के लिए। ठीक है मेरे बच्चे, क्या बनाएंगे यहां पर, डोमेन रेंज, फिर से बनाएंगे डोमेन रेंज, लेकिन कौन से वाले, रिस्ट्रिक्टेड वाले, जिससे ये क्या बन जाएं, 1 1 onto बन जाएं, ये वो वाले बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे,
चलिए, तो हेयर आई एम राइटिंग डोमेन। तो पहले डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। तो अब आपको जो डोमेन लेना है वो लेना है -π/2 से π/2। सिर्फ यही एंगल्स आपने पुट करने इसके बीच में, π/2 पुट कर सकते हो, -π/2 भी पुट कर सकते हो। तो दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपने इसी के अंडर काम करना है, ठीक है बेटा। इसी पे पूरा चैप्टर चल रहा है जो मैं अभी लिखने वाला हूं। इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। -π/2 से π/2 बना रहा हूं, π/2 से 3π/2 भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर काम करना होता है और उसका हर एक का अपना अपना रेंज है। जैसे साइन का मैंने लिख दिया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं दैट इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दे आर जस्ट द ब्रांचेस, यू कैन से लाइक दिस। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज उठाना होता है, जो साइन के लिए ये है। तो हर एक के लिए अपना अपना है। तो साइन के लिए -π/2 से π/2, एनसीईआरटी में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना, वहां सब लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, तो दैट यू कैन रीड फ्रॉम देयर। तो आपका मेन काम है ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड वाले याद करना। तो साइन इज -π/2 से π/2, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसी तरह से जो tan x है इसका भी सेम होता है, -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल, ये याद रखो। π/2 तो ले ही नहीं सकते, तो वैसे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। -π/2 भी नहीं ले सकते, तो इसको ओपन कर दिया। एक्चुअली जो इनके रेंज है ये 3 रेशो के सेम आएंगे। देखो 2 का सेम आ गया ना, किसको छोड़ना है बस वो याद रखना है। -π/2 π/2 छोड़ दिया tan के केस में। एक रेशो हो रहा है हमारी कोसेक, उसका भी सेम है, -π/2 से π/2। इसका भी क्लोज, जैसे साइन का क्लोज है इसका भी क्लोज है, दोनों नंबर ले सकते हैं। लेकिन π/2 और -π/2 के बीच में एक एंगल आएगा 0 डिग्री, वो नहीं ले सकते आप, क्योंकि कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहां पर आपको माइनस लिखना है 0, तो यू कैन नॉट पुट 0। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, tan और कोसेक। रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज तो वही रहेगा। अभी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं आया हूं, याद रखना। आ जाऊंगा बस इस स्टेप के बाद वही है, फिर आपका तो लगभग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आपके अभी इस सेशन के लिए सिलेबस में रखा गया है। तो रेंज क्या है, रेंज सेम है, इट इज -1 to 1। tan का रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। कोसेक का रेंज क्या है, सेम, ऑल रियल नंबर, -1 to 1। रेंज वही है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। डोमेन पे फोकस करना। कॉस, कॉट और सेक, ये जो 3 बज गए, इनके भी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो तीनों का सेम है। छोड़ना किसको है, ओपन इंटरवल कब रखना है, बस उस पर ध्यान देना है। तो इनको मैं लिख रहा हूं तीनों के। कॉस का 0 to π, 0 to π, कॉट का 0 to π, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है इन 3 रेशोज का, 0 to π। लेकिन 0 और π आपने ओपन रखना है, क्योंकि 0 पे कॉट नॉट डिफाइंड होता है, पाई पे भी नॉट डिफाइंड होता है कॉट, तो 0 π नहीं ले सकते, इसके बीच के नंबर आप ले सकते हैं। उसका सेक 0 to π, अगेन क्लोज, लेकिन 0 और π के बीच में 90 आता है, π/2, उसको छोड़ना है, क्योंकि 90 पे सेक आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसको छोड़ना है, ठीक है, π/2 को छोड़ना है। और इसका जो रेंज है सेम है जैसे पहले बताया आपको, ऑल रियल नंबर -1 को छोड़कर। कॉस का रेंज सेम, -1 to 1, कॉट का रेंज से, रेंज देखो वही रहे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इन डोमेन्स पे ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैंने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिखे हैं, इन डोमेन पे ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। अब आप इनके डोमेन, कोडोमेन या डोमेन रेंज को इंटरचेंज करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फंक्शंस की डेफिनेशन को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। जो कि इनवर्स का डेफिनेशन है, इंटरचेंज आपको करना ही पड़ेगा, अब बस आपको वो सीखना है। तो अभी तक की डिस्कशन में बेसिक डेफिनेशन का इनवर्स का, इंटरचेंजिंग ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, सेकंड साइन का बताया, क्यों नहीं होता वो इन्वर्टिबल, क्योंकि वो मैनी वन फंक्शन है, जब इन्वर्स करते हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करता, इंटरचेंज करते हैं हम डोमेन कोडोमेन जब, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्लास 11th का पूरा डोमेन रेंज लिखवा दिया बाय डिफ़ॉल्ट जो इनके डोमेन है, लेकिन बाय जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, ये आपका टेबल आ गया। अब आप क्या करो, इनको इंटरचेंज कर दो, क्योंकि अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाना है। तो जब आप किसी फंक्शन के इन्वर्स की बात कर रहे हो तो यू हैव टू इंटरचेंज द 2 सेट्स, डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज करना है, रेंज को इधर लाना है, अब डोमेन को उधर लाना है, बस ये याद रखना है,
तो मेरे प्यारे बच्चे अब ध्यान से देखो, अब हमारे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। टेबल बिल्कुल सेम ही बनेगा, सिर्फ आपके दो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। साइन, अब इस पे भी डिस्कशन है, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। क्या, कहीं लिखा साइन इनवर्स एक्स, बच्चा कहता है सर मैंने इसको 1/sin लिखना है। अरे भाई 1/sin मत लिखना, ये गलत है ये गलत है भाई, ठीक है। ये जो -1 लिखा हुआ है ये उसकी पावर नहीं है भाई, ये उसकी पावर नहीं है, ये जस्ट उसके इनवर्स को हमने डिनोट करना था ना किसी से, तो ऊपर -1 लगा दिया। -1 इंडिकेट ये साइन का क्या है, इनवर्स है, ये पावर नहीं है। अगर पावर होगी तो मेरे बच्चे उसको ऐसे लिखा जाता है, साइन एक्स की होल पावर -1। ये और ये दोनों अलग अलग हैं, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल पावर -1, ये दोनों अलग अलग है। साइन एक्स की होल पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/sin, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बस ये बातों का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में। अब देखिए यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखो। तो पहला रेशो क्या है हमारा, इनवर्स वाला साइन इनवर्स, फिर कॉस इनवर्स, फिर आपका टैन इनवर्स, फिर आप लिख लो कॉट इनवर्स, फिर लिख लो आप सेक इनवर्स, और लास्ट आपका आ गया कोसेक इनवर्स। कुछ नहीं करना, टेबल आपको याद हो चुका है। जो आपके डोमेन थे ट्रिग्नोमेट्री के, उनको रेंज बना दो, इट इज ऑब्वियस, इनवर्स लिख रहे हो, और जो रेंज थे अब उनको डोमेन बना दो। तो मेरे बच्चे साइन फंक्शन का रेंज क्या था, -1 to 1, अब वो इसका डोमेन बन चुका है। यानी इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप -1 to 1 के बीच में नंबर पुट कर सकते हो, जहां फिर 1 -1 पुट कर सकते हो। ये इनपुट है, डोमेन होते हैं आपके कौन, इनपुट्स। ओके डियर, और जो आपका रेंज में यहां लिखने वाला हूं उनको आउटपुट कहा जाता है। तो हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या क्या आपको वैल्यूज देंगे, जो मैं यहां लिखने वाला हूं, -π/2 से π, ये आंसर्स आपके आएंगे अभी इस चैप्टर में। बस इंटरचेंज कर रहा हूं तो जल्दी से लिख लेते हैं। इसका यही था, tan का ऑल रियल नंबर था, इसका भी ऑल रियल नंबर, इसका था ऑल रियल नंबर -1 to 1, इसका ऑल रियल नंबर -1 to 1। इनके रेंज क्या थे सर जी, इसका था 0 to π, और यहाँ पे tan का था -π/2 से π/2 ओपन। यहाँ पे कॉट का सर इट इज़ 0 to π लेकिन ओपन। सेक का 0 to π क्लोज, लेकिन π/2 छोड़ना है। उसके बाद कोसेक का सर इट इज़ -π/2 to π/2 क्लोज, सर जी 0 को छोड़ना है, दैट्स ऑल। आपको किस पे ध्यान देना है, ज़्यादातर आपको रेंज में दिक्कत आती है बच्चे मेरे, रेंज पे फोकस करें, ठीक है। रेंज इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थे अब वो रेंज बन चुके हैं, बस इतना सा वर्क है, क्योंकि आपने इनवर्स लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं है, उनके इनवर्स को लिखा है, तो इंटरचेंज हो चुकी हैं, दोनों सेट्स इंटरचेंज हो चुके हैं। अब इसको याद करने में जो आपको दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती है, उसका भी मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। आपको ये डायग्राम याद रखनी जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपका क्वाड्रेंट आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका 0, ठीक है, और यहाँ होता है π/2। अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल आते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2। बच्चे ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये दो क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, एक फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला, लेकिन जो फोर्थ कवर हो रहा है वो क्लॉकवाइज कवर हो रहा है, डायरेक्शन चेंज की गई है। वो पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल आ रहे हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम बनाया ये 3 रेशोज के लिए आपको याद रखना है। किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, दूसरा कोसेक इनवर्स के लिए, और तीसरा टैन इनवर्स के लिए। इन तीनों के लिए ये डायग्राम याद रखना है। बेसिकली डायग्राम आपको क्या बता रही है, इन तीनों का जो रेंज है वो -π/2 to π/2 है। तो जब भी आप कभी साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे, जहां तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर मिलेंगे, तो जहां फिर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर मिलेंगे। तो जब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर मिलेंगे तो वो नेगेटिव मिल रहे होंगे, यानी आपको इन तीनों के जो आंसर्स हैं, जो आउटपुट हैं, वो प्लस में भी मिल सकते हैं और माइनस में भी मिल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द 3 रेशोज है उनके आंसर नेगेटिव नहीं मिलते। इंडिविजुअल रेशो की बात कर रहा हूं, किसी के साथ प्लस माइनस पे आए तो वो अलग बात है। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स, ये डायग्राम को याद रखना है। वापस लिख देता हूं, इसका -π/2 से π/2 रेंज है, क्लोज।
इसका भी -π/2 है क्लोज, लेकिन एक नंबर छोड़ना होता है 0, और tan इनवर्स का है -π/2 से π/2। देखो तीनों के लिए आपकी ये डायग्राम फिट हो गई। अब सेम इसी तरह से आप एक डायग्राम को और याद कर सकते हो। ये 0 होता है बच्चे, यहाँ पाई होता है, ये डायग्राम 0 to π, 0 to π। तो दो क्वाड्रेंट इसमें कवर हो रहे हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, और दोनों आपने किस डायरेक्शन में रहना है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप क्लास 10th से चलते आ रहे हो, एंगल बनाते हो, वैसे ही रहना आपको। तो पॉजिटिव वैल्यूज आपको देती हैं ये तीन रेशोज जो लिख रहा हूं मैं। पहली वाली कॉस इनवर्स, फिर सेक इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स। तो इन तीनों के लिए डायग्राम याद रखो कि यही आउटपुट आपको मिलेंगे। इन तीनों का रेंज यही 0 to π। जैसे कॉस इनवर्स का रेंज है 0 to π क्लोज, सेक का है 0 to π क्लोज, लेकिन एक नंबर छोड़ना π/2, और कॉट इनवर्स का रेंज अगेन 0 to π लेकिन ओपन, दैट्स ऑल। तो डायग्राम से भी आप इसको याद कर सकते हो। रेंज एंड डोमेन टेबल याद कर लो, ये वाला पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना होता है, वो टाइमली मैं आपको बताता रहूँगा। आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर ही चल रहा है। देखिए नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। जैसे मैं क्लास 11th की बात करूँ, क्या आपने ऐसे याद रखा हुआ है अभी तक? साइन माइनस थीटा क्या होता है, याद है? सर जी माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर मैं आपको पूछूं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको क्या सिखाया था क्लास 11th में कि कॉस का जो एंगल अगर नेगेटिव आता है तो कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है। भाई साहब कैसे होता है वो तो अलग बात है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रखा है 11th में। तो ये जो माइनस है ये चला जाता है, आप इसको कॉस थीटा लिखते हो बच्चे। इसी तरह के 6 फॉर्मूले थे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर। इसी तरह के बच्चे 6 फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, उनको प्रूफ भी कर सकते हैं जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। मेरे बच्चे ध्यान से देखें। नंबर 1 साइन इनवर्स -x, ठीक है। इसका बच्चे माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे आप इसको याद रखें। दूसरा यहां पे आपके पास आ गया इसी का साथी कोसेक इनवर्स, इसका माइनस भी बाहर आ जाता है। यहां पर आप इनके डोमेन रेंज लिख सकते हैं, इनके इनपुट x का आप रेंज लिख सकते हैं कि क्या क्या आप ले सकते हैं, क्या क्या इनपुट ले सकते हैं। वो सब टेबल से देखना होता है, वो सब मैं आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले आप ये 3 चीजें याद रखो, 3-3 करके ग्रुप बनाया हुआ है, साइन का, कोसेक का, और यहां पर टैन का आ गया, टैन इनवर्स। इसका माइनस भी बाहर आ जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि माइनस किस किस का बाहर आ रहा है, ठीक है। इन तीनों का माइनस बाहर आ गया। अब ये 3 कौन है? ये 3 वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनका रेंज -π/2 to π/2 है। ऐसे भी याद रख लो ना, -π/2 से π/2 की रेंज में जो चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनमें माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन 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 जो बाकी 3 हैं जिनका रेंज क्या था, 0 to π, उनमें ऐसे माइनस नहीं आता। आता है लेकिन साथ में पाई भी आता है। देखो कैसे, आई एम राइटिंग कॉस इनवर्स -x, तो आप बोलोगे माइनस गायब कर दो, जैसे इसमें था ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसे होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसे होता है इसमें, ठीक है। तीनों में ऐसे होता है, कॉट 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 इनवर्स -x, तो इसका भी आता है पाई माइनस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होता है, अभी करके बताता हूं, एक एक प्रूफ हम इसका करेंगे। कॉट इनवर्स, फिर क्या बच गया, सेक इनवर्स, तो इसका भी पाई माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। x का रेंज वही लिखना है जो आपको टेबल में अभी मैंने बताया। मेरे बच्चे अगर आप ये 6 फॉर्मूले याद कर सकते हैं ऐसे 3-3 ग्रुप बना के, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है 2.1, वो तो समझो कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा मैं 10th क्लास में ले जाऊंगा आपको, जो टेबल आपने याद कर रखा है वो बड़ा काम का है, वही टेबल आपको यहाँ पर अभी हेल्प करेगा। देखो इधर, सबसे पहले इनका प्रूफ करते हैं। पहले मैं प्रूफ करता हूँ इसका। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, कि सर ये माइनस बाहर कैसे आ जाता है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, प्रूफ आपने ऐसे करना है इसका कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन इनवर्स -x, आप इसको कुछ लेट कर लो, लेट इट बी y, ठीक है। उसके बाद आप इसका इनवर्स हटा दो,
अब सर जी इन्वर्स कैसे हटाएं? मेरे बच्चे जैसे आप मैट्रिक्स में पढ़ते हो ना, किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कई बार आपको इन्वर्स फाइंड करना होता है, जहाँ इन्वर्स को हटाना होता है तो आप इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, कई बार ए से मल्टीप्लाई करते थे। तो आपको ये प्रॉपर्टी आपने याद रखी होती है। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, उनकी कंपोजिशन होती है, जो सीबीएसई ने अभी डिलीट कर दिया। फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे इसको याद रखें जो मैं बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन अगर उसका इन्वर्स आपस में कंपोजिशन करता है, कंपोजिशन यहां पर फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन आप फील कर सकते हो। वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि ये कंपोजिशन वर्ड है। दो फंक्शंस को जब आप कंबाइन कर रहे हो, यहां पर मैंने एक फंक्शन और एक उसका इन्वर्स लिया हुआ है। दीज आर द टू फंक्शन एंड दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो आपको हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, यानी आपको आइडेंटिटी एक्स मिलता है। ऐसा आप फील कर सकते हैं अगर दोनों एक्स में रखे होंगे, तो जिसको आप आई एक्स से डिनोट करते हो आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका मेरे को इन्वर्स हटाना है, तो मैंने इसको इसी के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन करनी है इसकी। यानी मैं ऐसे लिखने वाला हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, दोनों तरफ साइन लगा दिया। ऐसा 10th में भी तो बड़ी बार किया होगा आपने, टेक साइन टू बोथ साइड, टेक टैन टू बोथ साइड, वही तो कर रहा हूं। ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को यहां से हटाते हैं, वाई के साथ लिख देते हैं साइन वाई। लेकिन उनकी सोच क्या होती है कि सर साइन को मैंने लिखा, साइन इनवर्स को मैंने लिखा 1/sin और साइन मैंने क्रॉस कर दिया। ऐसा नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग बताया साइन इनवर्स को 1/sin नहीं लिख सकते ना, तो 1/sin लिख के थोड़े ना साइन क्रॉस कर दिया, साइन वाई बना दिया। बेसिकली आप साइन इनवर्स को इसका जो जिसका ये इनवर्स है, यानी साइन इसका इनवर्स, उसके साथ इसकी कंपोजिशन कर रहे होते हो। कुछ नहीं है, साइन इनवर्स है, बस मैंने लिखा टेक साइन टू बोथ साइड, बस इतना सा लिखा है। ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहां पर देखें साइन ऑफ साइन इनवर्स, दोनों की कंपोजिशन हो रही है, यहां पर जो नंबर होता है वो रिजल्ट आ जाता है, दैट इज -x। ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं, ये स्टेप आपने छोड़ कह सकते हैं, आपको छोड़ना ही है। तो कभी भी कहीं लिखा है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू, आपने y ले लिया तो ये दैट समथिंग इक्वल टू साइन y, यानी ये साइन इनवर्स उधर गया, साइन बन गया, लेकिन 1/sin जाके नहीं बना है। ऐसे बनता है, ठीक है। तो -x इज इक्वल टू साइन वाई हो गया यहां तक। चलिए, तो ये मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं कि माइनस कैसे बाहर आ जाता है वो समझना है। तो पहला स्टेप आपका ये है, साइन इनवर्स को यहां से हटाया, आपने y के साथ लिख लिया, वो हो गया आपका साइन वाई। डन। अब आपको ये वाला माइनस यहां से हटाना है, साइन के साथ डाल देना है। ओके सर, डन। अब आपने वही क्लास 11th वाली बात जो मैं यहां पे बता रहा था, साइन माइनस थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा, तो कहीं पर माइनस साइन थीटा लिखा है तो माइनस एंगल में लेके जा सकते हो। तो ये वाला माइनस आप इसके एंगल में ले जाओ। सर जी ले गया, ये हो गया -y, ठीक है। अब ये साइन वापिस x को दे दो, ये साइन जब x के पास आएगा ये साइन इनवर्स वापिस बन जाएगा। अब सोचोगे सर वो कैसे बना? साइन इनवर्स टू बोथ साइड, दोनों तरफ आपने साइन इनवर्स की कंपोजिशन कर दी है। तो फिलहाल आप ऐसे समझें कि ये साइन उठ के जब x के पास जाएगा तो यू कैन राइट इट साइन इनवर्स x एंड इट इज इक्वल टू -y, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ी सी चीजें रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये वाला माइनस वापिस आप साइन को दे दो, दे दिया सर, ठीक है, दे दिया। और y जो कि आपने लेट किया हुआ था, y जो कि आपने सपोज किया हुआ था किसी को, वो y कौन है? वो तो सर जी साइन इनवर्स -x है। देख लो भाई, साइन इनवर्स -x मैंने y की जगह लिख दिया। ये वाला माइनस ऑलरेडी मैं लेफ्ट साइड में लेके जा चुका हूं। अब देखो इसको, क्या वही है जो आपने लिखा हुआ? बिल्कुल वही है। तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x, और यू कैन से साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि माइनस बाहर कैसे आ गया। थोड़ी सी यहां पे एडजस्टमेंट ही करनी होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में आना होता है, माइनस प्लस की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो आपका प्रूफ हर एक प्रॉपर्टी का आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन है कि याद रखना है यार, साइन इनवर्स -x है तो माइनस आपको बाहर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज निकालनी होती है, पहले माइनस की सेटिंग करनी होती है। एक अगर मैंने इसका करवा दिया
तो भैया कोसेक इनवर्स का और टैन इनवर्स का बिल्कुल सिमिलर है, दैट यू कैन डू। अब हम दूसरे का कर लेते हैं, कॉस वाले का, कि पाई कैसे आ जाता है। मेरे बच्चे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैं क्या बोल रहा हूं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखो। लिख लिया सर जी, प्रूफ अभी देखो, प्रूफ विद इन सेकेंड्स। मेरे बच्चे अभी अभी जो सिखाया वही करना है। क्या करना है कि ये जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है इसको आप ले लो वाई के इक्वल, इनवर्स हटा दो। सर जी हटा दिया, तो यहां पर चला गया कॉस, कॉस वाई हो गया। फिर ये वाला माइनस दे दो कॉस को, दे दिया माइनस कॉस को, कॉस वाई हो गया। अब इस माइनस का क्या करना है, साइन के केस में ये माइनस कहां गया था, साइन के केस में ये माइनस एंगल में चला गया था, क्योंकि माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा। लेकिन अगर कॉस के बाद माइनस आ गया है तो आप इसको एंगल में नहीं ना लेके जा सकते, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। उसका एंगल में जो माइनस है वो तो गायब हो जाता है, रिवर्स करोगे तो रिजल्ट बनेगा नहीं। फिर इस माइनस को कैसे आपने गायब करना है, बड़े सारे तरीके हैं। क्वाड्रेंट में आप घूमो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप इस माइनस को गायब कर सकते हो, बट विद इन रेंज रहना है तो आपको कुछ नहीं करना। जो फर्स्ट राउंड में आपका आएगा दैट इज पाई माइनस वाई। तो इसके लिए मैं आपको पूछ भी सकता हूं कॉस पाई माइनस थीटा बताओ, व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप बोलोगे सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सर ये माइनस कॉस थीटा होता है। तो देख लो भाई, ये माइनस लगा है ना, तो ये हटा सकते थे ना आप इस फॉर्मूले से, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर लिखा हुआ था माइनस कॉस वाई, तो उसको लिख लिया कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। तो क्योंकि कॉस पाई माइनस वाई माइनस कॉस वाई होता है, दैट्स ऑल। बस इतनी सी कहानी है। इस कॉस को वापिस एक्स को दे दो, तो ये कॉस जब एक्स के पास आ गया तो सर ये फिर से इन्वर्स बन गया, तो यहां बचा पाई माइनस वाई। अब आप ऐसा कर सकते हैं, y को रिप्लेस कर दो। y कौन है सर, ये लेट की हुई टर्म है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो y को लिख लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स। लिख लिया वापस y को, जो लेट किया था वही लिख दिया। अब इस कॉस इनवर्स को ले जाओ लेफ्ट साइड, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैं लेफ्ट साइड ले गया, पाई अपनी जगह रखा हुआ है। जो लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स एक्स है उसको ले जाओ राइट साइड, ये राइट साइड ले गया। हैंस प्रूव्ड। प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वैसे तो इस सेशन के लिए तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड है। हाँ ये रिजल्ट पूछा जा सकता है ये किसके इक्वल होता है, तो आपका लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहां पर जो एक्स का रेंज दिया होगा वो टेबल वाला ही लिखना, जो अभी टेबल बना के दिया है। ऐसा नहीं कि रेंज उसने कुछ और दिया तो आप पाई माइनस लिखते जा रहे हैं। वो सारी चीजें मैं क्वेश्चंस में आपको बताता रहूंगा। आई होप ये 6 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई हैं। इसका अगर मैंने करवा दिया तो ये दोनों भी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट होने वाली है। मेरे बच्चे एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसके अंडर कुछ फंक्शंस दिए हुए, मतलब उसके अंडर ही रहते हुए वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपल, जैसे मैं आपको पूछूं साइन इनवर्स 1/2, इसको मैं लेंथी भी करवा सकता हूं आपको। इसको पहले y के को लूंगा, फिर मैं इसका इनवर्स हटाऊंगा, ऐसे मैं लेंथी भी कर सकता हूं, बट लेंथी नहीं करना है, बड़े ही शॉर्टकट वे में आप इसका आंसर लिख सकते हो। एक स्टेप मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आपको डायरेक्ट अभी याद होने वाला है। देखो साइन इनवर्स 1/2 लिखा मैंने, ओके। अब आपको यह सोचना है, अच्छा दूसरी बात 1/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर जी प्लस, दो ही चीजें होंगी ना, प्लस या माइनस। अगर जीरो हुआ तो उसमें कोई टेंशन नहीं, वो तो जीरो आएगा। तो यहां पर लिखा मैंने 1/2 पॉजिटिव, तो अगर ये नेगेटिव होता तो पहले इसका माइनस एडजस्ट करना था, जो अभी अभी 6 फॉर्मूले बताए, उसकी एग्जांपल भी मैं अभी लेता हूं। फिलहाल मैंने अंदर प्लस का नंबर रखा हुआ है 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 किसके साथ लगा है, साइन इनवर्स का एंगल बना हुआ है। अब आपको सिर्फ ये सोचना है क्लास 10th में जाकर कि 1/2 साइन जो रेशो थी 10th क्लास में, जो साइन रेशो थी वो 1/2 वैल्यू कब लेती थी, किस एंगल पे लेती थी। बस 1/2 को उसकी फॉर्म में लिख दो, यानी इसको लिख दो आप साइन 30 डिग्री, जिसको आप π/6 बोलते हो रेडियन में। कुछ नहीं किया मैंने, क्लास 10th में गया, इस 1/2 के बारे में सोचा कि ये साइन कितना डिग्री होता है, तो ये साइन 30 डिग्री होता है, तो उसको मैंने लिख लिया साइन 30 डिग्री। π/6 लिखा हुआ है, रेडियन में π/6 होता है 30 डिग्री, तो साइन π/6। अब देखो ये साइन इनवर्स और ये साइन, बोला कंपोजिशन हो रही है, तो जो एंगल बचा वही आंसर है। ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स √3/2,
तो आपको सिर्फ ये सोचना है ये जो √3/2 है ये साइन किस एंगल के लिए हुआ करता था? सर जी 60 डिग्री के लिए। तो इसका आंसर है 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो π/3। और जो भी आप आंसर लिखोगे, ये जो मैं π/6 लिख रहा हूं, π/3 लिख रहा हूं, ये रेंज में होने चाहिए। रेंज में होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेंज में होने चाहिए। अब रेंज किसका? अरे जिसका वैल्यू निकाल रहे हो, किसका वैल्यू निकाल रहे हो? साइन इनवर्स का। तो इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है -π/2 टू π/2। देखो इसके बीच में ही आ रहे हैं, -π/2 π/2। दैट्स ऑल। तो ये प्लस की एग्जांपल, माइनस की देखो, इसी रेशो के लिए पहले बात करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां साइन इनवर्स लेट इट बी -1/√2। अब 10th क्लास में उस टेबल में नेगेटिव नंबर तो कोई था नहीं, तो अब इस माइनस को पहले एडजस्ट करो, सेट करो, इसको देखो माइनस का क्या करना है। अभी अभी मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए। साइन इनवर्स का एंगल बना हुआ है माइनस, इस माइनस को ले जाओ बाहर। सर जी हो गया बाहर, तो हो गया ना अंदर प्लस। दैट्स ऑल, बस इतना सा काम है, माइनस को पहले सेट करना है, कर दिया माइनस सेट। अब साइन इनवर्स है 1/√2। आपको ये सोचना है कि 1/√2 है, वो साइन कितना डिग्री होता था 10th क्लास में? तो 1/√2 होता है 45 डिग्री, जिसको π/4 बोलते हो। तो भाई इसका आंसर π/4 आ रहा है और बाहर लगा हुआ है माइनस। तो क्या ये रेंज में है? बिल्कुल रेंज में। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 होता है। हर एंगल आउटपुट आपको रेंज में रखना है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए। ये होगी 3 एग्जाम्पल आपकी साइन की। और कितनी एग्जाम्पल होंगी साइन की? जहां तो प्लस होगा, जहां माइनस होगा। साइन इनवर्स का अगर 0 आता है तो उसको आपने 0 ही लिखना है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। आता है ऐसे कॉस का याद करो। 3 क्वेश्चंस देखो। कॉस इनवर्स लेट इट बी 1/√2। सिंपल, पॉजिटिव एंगल है, कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव में तो बड़ा मजा है। कॉस 1/√2 कब हुआ करता था? कितने डिग्री पे हुआ करता था? 45 डिग्री पे। तो भाई इसको मैं पहले एक स्टेप डिटेल में लिखना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली 1/√2 को ऐसे लिखा जाता है, ये कॉस और कॉस इनवर्स की कंपोजिशन हो रही है, यू विल गेट π/4। और आप इसका रेंज में आ चुके हो। सॉरी, रेंज क्या है इसका? 0 to π। 0 to π के बीच में होता है π/4। अगर मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स लेट इट बी √3/2, पॉजिटिव ही लिया, तो अभी ये स्टेप आप छोड़ सकते हो। आप सिर्फ ये सोचो √3/2 कॉस कब लेता था, किस एंगल पे √3/2 आता था? 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे? सर जी 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर है 30 डिग्री, दैट इज π/6। और ये रेंज में है, 0 to π के बीच में आ रहा। दैट्स ऑल। नेगेटिव एंगल आए उसको देखो। अब सपोज हेयर कॉस इनवर्स -1/2, नेगेटिव आ गया। तो मैंने बोला पहले इसका एंगल अगर नेगेटिव है, नेगेटिव को सेट करो पहले। कैसे सेट करना है? ये जो माइनस है कैसे सेट करना है? अरे अभी अभी प्रूफ करवाए कैसे सेट करना है। क्या होता था? कॉस इनवर्स का एंगल माइनस में आ जाए, सेक इनवर्स का एंगल माइनस में आ जाए, कॉट इनवर्स का माइनस में आ जाए, तो क्या करना है? अरे भाई पाई माइनस करना है पहले, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दैट जो भी है। सर समझ नहीं आया। अरे भाई यहां रीजन लिख रहा हूं, ध्यान से सुन ले, अभी अभी फॉर्मूले बताए। कॉस इनवर्स माइनस थीटा या फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। व्हाट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स? इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, अभी अभी प्रूफ किया है। बस ये फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया, कुछ नहीं, पाई आ गया, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। आना ही है ना। रेंज में कैसे लाओगे? पाई को क्रॉस थोड़े कर सकते हो, रेंज इसका 0 to π होता है। तो इट इज पाई माइनस, अब है कॉस इनवर्स 1/2, प्लस बना दिया इसको। 1/2 कितने डिग्री पे आता था? कॉस 30 डिग्री पे के 60 डिग्री पे? सर 60 डिग्री पे। तो इसको लिखना आपने π/3। बाकी इसका एलसीएम एलसीएम ले लो। पाई में से देखो कुछ माइनस हो रहा है तो आप रेंज में ही हो। 0 to π होता है ना रेंज, तो पाई में से कुछ माइनस हो तो आप रेंज में ही हो। तो इसका आ गया टोटल 2π/3। दैट्स ऑल। 0 to π के बीच में वैल्यूज आ रही। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आ गई किसकी? कॉस की, प्लस की, माइनस की। टैन की ले लो, रैंडमली कुछ ले लेता हूं। लेट इट बी टैन इनवर्स -1। बताइए टैन इनवर्स -1। पहले माइनस सेट करना है, माइनस इसका बाहर, इसमें पाई नहीं आता। ठीक है, तो आपके पास बचा टैन इनवर्स 1 है, टैन इनवर्स का एंगल 1 है। तो टैन 1 कितने डिग्री पे होता था? टैन 1 कितने डिग्री? 45 पे। तो भाई साहब π/4 लिखे। और ये रेंज में है, इसका रेंज क्या है? -π/2 से π/2 ओपन। दैट्स ऑल। अगर इतनी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गई हैं तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही एग्जाम्पल्स हैं।
यही क्वेश्चंस हैं, इनको करो। प्लस एंगल है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा टेबल देखो 10th क्लास का। अगर नेगेटिव एंगल है, माइनस पहले एडजस्ट करो, उसके बाद प्लस ही एंगल बन जाएगा, फिर 10th क्लास का टेबल देख लो। टेबल याद जरूर करना आपको, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, डोमेन और ये रेंज कौन है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये डोमेन थे किसके? ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन ये रेंज बन चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। बस इन्हें याद रखना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।